Hello everyone, myself is Ravi Jha. I am a defense counsel in इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। आज जिस टॉपिक के ऊपर आपके साथ में चर्चा करूंगा वो टॉपिक डील करता है सेक्शन 395 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहां पर जनरली हम बात करते हैं रेफरेंस टू द हाई कोर्ट इन कंटेक्स्ट टू द केसेस। अब इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने से पहले सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ रेफरेंस एंड व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रेफरेंस का अर्थ क्या होता है, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, और उसके बाद हमें ये भी जानने की ज़रूरत होगी कि आखिर रेफरेंस का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले वी शुड नो कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ रेफरेंस। आपने अपनी बोलचाल के सामान्य जीवन में कई बार लोगों को कहते हुए ऐसा सुना होगा कि तुम फलाने जगह पर चले जाओ, फलाने कॉलेज में चले जाना, फलाने कोचिंग में चले जाना, या फलाने डॉक्टर के पास चले जाना और मेरा रेफरेंस दे देना। या कई बार जब आपको कोई भी प्रोडक्ट लेना रहता है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं रहती है कि क्या वो प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, क्या वो प्रोडक्ट वर्तमान समय में चलने की पोजीशन पे है या नहीं है, तो जनरली आप ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो व्यक्ति एक अनुभवी व्यक्ति होता है और आप उससे उसकी ओपिनियन लेते हैं, आप उससे उसकी राय लेते हैं कि हुजूर या साहब मैं इस चीज़ के ऊपर अपने आप को फोकस करना चाहता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये काम करना वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए मेरे लिए आवश्यक होगा या नहीं होगा। तो रेफरेंस का सामान्य रूप से जो मतलब होता है वो ये होता है कि जनरली जब कोई एक व्यक्ति जिसको किसी उचित सलाह या मार्गदर्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके पास वैसा अनुभव ना हो, ऐसा हो सकता है कि अभी तक उसको इस बारे में कोई जानकारी ना हो, तो वो सामान्यतः एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करता है जिस व्यक्ति से उसे एक उचित मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली उस व्यक्ति को ही काम करना है, क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको बस वो एक रास्ता दिखा देता है कि यू हैव टू वॉक ऑन दैट काइंड ऑफ पाथ, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। और अब रहा सवाल कि आखिर रेफरेंस का उद्देश्य क्या होता है। रेफरेंस का उद्देश्य ये होता है ताकि आपकी मेहनत व्यर्थ ना हो, ताकि आपकी मेहनत बेकार ना जाए और आप एक सही ट्रैक पर चले, यानी कि बेवजह आपको भटकने की ज़रूरत ना हो। लेकिन हम तो यहाँ पर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ रहे हैं और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में भी हमारा जो टॉपिक है वो है रेफरेंस टू द हाई कोर्ट। अब वी नो दैट वेरी वेल, हमारे पास जो हायरार्की सिस्टम है कोर्ट की, उसमें सबसे पहले ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट आते हैं, उन हाई कोर्ट के अंडर में डिफरेंट सेशन कोर्ट्स आती हैं, उन सेशन कोर्ट के अंडर में फिर आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट्स आती हैं, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आते हैं, फिर आपके फर्स्ट क्लास आते हैं, और कई जगहों पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का भी प्रावधान दिया गया है। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि आखिर हमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रेफरेंस की ज़रूरत पड़ी तो पड़ी क्यों। आपको जानकारी होगी कि हमारे बहुत से ऐसे लॉज हैं जो आज से लगभग 100 साल पहले बने, कुछ 50 साल पहले बने, लेकिन जब उन लॉज को उस वक्त बनाया गया था वो उस वक्त की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। लेकिन अगर हम आज एट प्रेजेंट की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं, बहुत सारे लॉज चेंज हो रहे हैं, उनके अंदर अमेंडमेंट हो रहे हैं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 395 को इंट्रोड्यूस किया गया, या इसके अंदर शामिल किया गया, जहां पर ये कहा गया, क्या कहा गया कि जब कभी भी कोई भी लोअर कोर्ट अगर वो सेटिस्फाइड है कि मेरे सामने जो मैटर आया है वो मैटर एज पर दी एक्ट वो वैलिड हमें प्रतीत नहीं हो रहा है, या ऐसा हो सकता है कि जो ऑर्डिनेंस इस एक्ट के अंदर हो वो ऑर्डिनेंस
वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए या तो इनवैलिड हो और या तो वो काफ़ी समय से ऑपरेटिव हो ही ना, यानी कि बहुत टाइम से आपने उसका कोई यूज़ किया ही नहीं है, या अगर कोई रेगुलेशन बनाए गए हैं तो वो रेगुलेशन भी वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए फिट बिल्कुल भी नहीं बैठ रहे हैं, या कोई भी प्रोविज़न जो कि हमारे एक्ट के अंदर शामिल किया गया है, या आप कह सकते हैं कि वो कंटेन्ड है। कंटेन्ड क्यों है? क्योंकि जिस वक्त उस एक्ट को बनाया गया था उस वक्त वो बिल्कुल फिट था, लेकिन समय के हिसाब से बहुत सारे बदलाव आए और हम इस केस को देखकर ऐसा प्रिजम्पशन ले रहे हैं कि बहुत टाइम से इन सेक्शंस को ना तो यूज़ में लाया गया है, और अगर हम इसको एट प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये इनवैलिड फिट हो वर्तमान फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए। तो जनरली जब कभी भी, चाहे वो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, जब कभी भी उसको ये देख कर लगता है, और क्या देख के लगता है, कि किसी भी एक्ट की वैलिडिटी के ऊपर एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, और वो क्वेश्चन दो ही चीज़ों में हो सकता है, या तो उसके ऑपरेशन में और या तो उसकी वैलिडिटी को ध्यान में रखते हुए। किसी भी ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी और उसके ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए, किसी भी रेगुलेशन की वैलिडिटी और उसके ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए, और कोई भी प्रोविज़न जो हमारे पास एक्ट है और उस एक्ट के अंदर अगर वो शामिल किया गया है तो क्या वो वर्तमान परिस्थिति के अंदर क्या वो वैलिड है, और अगर मान लीजिए हम उसको वैलिड भी मान लेते हैं तो क्या वो ऑपरेशन में एग्जीक्यूट कर पा रहा है, दैट मीन्स क्या वो करंट सिचुएशन में चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। अब इसके पीछे एक वजह निकल कर आती है, और वो वजह क्या है कि जिन 4 बिंदुओं के ऊपर मैंने आपके ऊपर चर्चा की है, ये काफ़ी समय से ऑपरेशन में भी नहीं है, और ये वैलिड है या इनवैलिड है इसके ऊपर भी हमें संदेह है, या इसके ऊपर भी हमें डाउट है। और उसके पीछे वजह क्या है? क्यों? क्योंकि जिस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, ना तो उस हाई कोर्ट के द्वारा इसको इनवैलिड करार किया गया है अभी तक, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको अभी तक इनवैलिड करार नहीं किया गया है, और इसकी वैलिडिटी के ऊपर हमें थोड़ा सा डाउट या थोड़ा हमें कंफ्यूजन अराइज हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर जस्टिस करने के लिए बैठे हैं, और जस्टिस की एक स्पेसिफिक बाउंड्री होती है, हमें उसके बाहर जाकर जस्टिस को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कभी भी लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसके अंदर आपकी कोर्ट ऑफ सेशन भी इंक्लूड हो सकते हैं और आपकी मजिस्ट्रेट कोर्ट भी इंक्लूड हो सकती हैं, जब कभी भी उनको लगता है कि जो केस हमारे सामने आया है, जिस केस का डिस्पोजल अभी तक हमने नहीं किया है, दैट मीन्स द केस इज स्टिल पेंडिंग बिफोर अस, बट द थिंग इज दैट दैट केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट टू द वैलिडिटी, in context to the ordinance, in context to the regulation, in context to the any provision which have been contained in their respective act। और दूसरी बात क्या है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो या तो ऑपरेशन में अभी तक चल नहीं रही हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनकी वैलिडिटी को लेके अभी तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी खुलकर नहीं बताया है। तो आखिर हम इस केस को डिस्पोज ऑफ करें तो करें भी किस आधार पर? क्यों? क्योंकि जो एक्ट के अंदर प्रोविजन कंटेन्ड है, जो रेगुलेशन के अंदर जो चीज़ें मेंशन है, जो रेगुलेशन के अंदर चीज़ें मेंशन है, या जो हमारे सामने ऑर्डिनेंस है, इसके ऊपर हमें कंफ्यूजन है कुछ पॉइंट्स को लेके, और उस पॉइंट्स के ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपना कोई कॉन्क्रीट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है। तो how this is practically possible for us to dispose of this case when there is a lot of ambiguity is apparently present over the face of that case। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जनरली कोर्ट ऑफ सेशन हो या मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, वो क्या करती है, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट को अपने पॉइंट को कंसीडर करते हुए अपना एक व्यू हाई कोर्ट के पास भेज देती है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, हमें इन बिंदुओं के ऊपर डाउट्स है या कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अभी तक ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ऐसा कोई भी डिक्लेरेशन नहीं किया गया है कि वेदर इट इज़ वैलिड और वेदर इट इज़ इनवैलिड, वेदर इट इज़ ऑपरेटिव और वेदर इट इज़ इनऑपरेटिव। बट नाउ
इट्स टाइम टू डिसाइड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब ये वक्त आ गया है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये बताना ही पड़ेगा कि आखिर इसकी वैलिडिटी है या नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट को बताना ही होगा कि वेदर इट इज इन अ ऑपरेशन वे और इट इज नॉट इन अ ऑपरेशनल वे। तो जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट हमें ये नहीं बता देता है तब तक ये हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इस केस को फाइनली डिस्पोज ऑफ कर सके इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये रेफरेंस के तहत एक एप्लीकेशन भेजती है तो उसके साथ साथ वो उन बिंदुओं का भी जिक्र करती है कि आखिर वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनके ऊपर हमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस की ज़रूरत एट प्रेजेंट सिनेरियो में है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट को वो सारे के सारे मैटर रेफर कर लिए जाते हैं जिनके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है। अब क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज का मतलब सिर्फ 4 चीज़ों से है, या तो एक्ट की वैलिडिटी को लेके क्वेश्चन है, या तो ऑर्डिनेंस को लेके क्वेश्चन हो सकता है, या तो रेगुलेशन को लेके क्वेश्चन हो सकता है, और या तो कोई भी प्रोविज़न जो कंटेन्ड है उसको लेके सवाल पैदा हो सकते हैं। और इन सवालों का जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है, लेकिन अब हमें उन सवालों का जवाब लेने की ज़रूरत है अगर हम केस को वाकई में इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस फिलॉसफी को दिमाग में रखते हुए डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारा का सारा मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट को रेफर किया जाता है। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट कोई खाली तो बैठा नहीं है, दे हैव देयर ओन पेंडिंग लॉट ऑफ वर्क, उनके पास खुद का भी बहुत सारा पेंडिंग वर्क है। तो ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम, ऐसा हो सकता है कि हाई कोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले ले। अब यहाँ पर सवाल ये है कि कितना वक्त हाई कोर्ट लेगी, इसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हाई कोर्ट के अंदर आपने किसी मैटर को रेफर किया है तो उस दौरान जो व्यक्ति है, जो अक्यूज्ड है, उसके साथ क्या किया जाएगा, क्या उसको जेल में रखा जाएगा और या क्या उसको ज़मानत पर छोड़ा जाएगा। तो ये सारा का सारा जो डिसीजन होता है वो उसी कोर्ट का होता है जो कोर्ट रेफरेंस के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास उस मैटर को भेजती है। दैट इज कॉल्ड आइदर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और टू द कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि जब कभी भी वो उस मैटर को हाई कोर्ट के पास भेजते हैं तो उसके बाद एक डिसीजन उनको ये भी करना होता है कि क्या जिस व्यक्ति के लिए हम इस मैटर को हाई कोर्ट के पास भेज रहे हैं क्या उस व्यक्ति को फिर से जुडिशियल कस्टडी में भेज देना चाहिए, या जब तक ये मैटर फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए डिसाइड नहीं हो जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उसको ज़मानत पर छोड़ दें पर्सनल बॉन्ड लेके या श्योरिटीज़ लेके, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी व्यक्ति को बेवजह जुडिशियल कस्टडी में रखने की या डिटेंशन में रखने की या कन्फाइनमेंट में रखने की आवश्यकता है तो है क्या। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अल्टीमेटली द कोर्ट विल हैव टू डिसाइड टू वेदर दैट पर्सन शुड बी सेंट टू द जेल और शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल बॉन्ड। अगर कोर्ट को लगेगा कि उसको जेल में रखना ही ज़रूरी है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति को जेल में ही रखा जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर कोर्ट को लगता है कि नहीं इट्स टाइम टू रिलीज दैट पर्सन ऑन दी बेल तो आप उस व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि जब कभी भी आप हाई कोर्ट में किसी भी मैटर को रेफरेंस के लिए भेजते हैं दैट मीन्स आपके पास कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर हमारा एक्ट साइलेंट है, जिनके ऊपर ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी हमें कोई गाइडलाइंस क्लियर कट वे में फ़िलहाल अभी तक नहीं मिली है। तो जाहिर सी बात है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट से आपको उन बिंदुओं के ऊपर डायरेक्शन इशू कर दिए जाते हैं तो जाहिर सी बात है अब आपके पास ये वक्त है कि आप उस केस को डिसाइड करेंगे इन द लाइट ऑफ द डायरेक्शन विच हैज़ बीन इशूड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन कंटेक्स्ट टू द पावर ऑफ रेफरेंस अंडर सेक्शन 395 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। यानी कि हाई कोर्ट कोई जजमेंट पास ऑन नहीं करता है,
हाई कोर्ट सिर्फ इस उन पर्टिकुलर बिंदुस के ऊपर या उन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाकर आपको दे देता है और वो आपसे ये कहता है कि आप इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करिए इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए। एंड दिस इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन एज वेल एज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कि वो हाई कोर्ट के द्वारा जो उनको डायरेक्शंस मिले हैं उन डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उस मैटर को फाइनली डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी है, और वो बात क्या है कि जब कभी भी हाई कोर्ट के पास कोई मैटर रेफरेंस के नज़रिए से भेजा जाता है, दैट मीन्स आप हाई कोर्ट की एक ओपिनियन को लेना चाहते हैं, तो जब हाई कोर्ट अपने उस ऑर्डर को पास करता है इन कंटेक्स्ट टू रेफरेंस, कि जब वो अपनी कुछ गाइडलाइंस इशू कर देता है या जब अपनी कोई वो टिप्पणी इशू कर देता है, तो उस टिप्पणी के साथ साथ वो इस बात का भी जिक्र करता है कि आखिर जो रेफरेंस के माध्यम से आपने हमें अप्रोच किया, तो जाहिर सी बात है someone will have to pay the cost. So now it's time to decide by the High Court who will bear the cost, यानी कि जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट लगा है इस रेफरेंस के मैटर को डिसाइड करने के लिए, वो कॉस्ट किस पार्टी के द्वारा पे किया जाएगा या उस कॉस्ट को कौन पे करेगा। हाई कोर्ट इस बात का भी जिक्र आपके साथ करती है उस ऑर्डर में, जो ऑर्डर जनरली कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट कोर्ट को भेजा जाता है। और जिन गाइडलाइंस या जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ऑफ सेशन अपने जजमेंट को पास ऑन करती है, या आप कह सकते हैं कि जो केस उसके सामने पेंडिंग था उसको वो डिस्पोज ऑफ करती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ वैलिडिटी ऑफ एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन या किसी प्रोविज़न को लेके ही रेफरेंस फाइल नहीं करती है। अगर इनके अलावा कोई चीज़ और भी है जो इसके अंदर कवर नहीं होती है, तो वहाँ भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो हाई कोर्ट के पास इस मैटर को रेफरेंस के रूप में भेज सकती है। सो थैंक यू सो मच। It's all about the concept of section 395 of the Code of Criminal Procedure 1973, and if you like this video, please do comment your views and please do share. Thank you so much to all of you.